हेलो एवरीवन, आज डेट है 28 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस एकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी एक सेलिब्रेशन किया जा रहा था न्यू दिल्ली में और उसकी क्लोजिंग सेरेमनी के ऊपर हमारे जो CGI हैं एन वी रमन्ना, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में उन्होंने ये बोला कि हमारे यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकर्स का रोल प्ले करते हैं, वो जब भी कोई लॉ बनाते हैं उसके बाद में उसका पोस्ट इफेक्ट क्या हुआ, वो लॉ बनने के बाद में जब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो सोसाइटी के ऊपर कुछ चेंज देखने को मिला या नहीं मिला, इस तरीके की कोई भी स्टडीज कंडक्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बिग इश्यूज बाद में क्रिएट होते हैं। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हमारे इंडिया में बहुत सारे लोगों में ये डिलेमा है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जो जुडिशरी है उसका काम है लॉ बनाने का, लॉ मेकर्स के रूप में रोल प्ले करती है जुडिशरी। ये क्लेरिफिकेशन होना चाहिए, लोगों को बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। कहने का सीधा सा मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जब तक लोगों में डेवलप नहीं होगी तब तक लोग जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को नहीं पहचानेंगे, अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं उठाएंगे और उसकी वजह से जो मेजर चेंजेस आने चाहिए वो नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट को या किसी भी तरीके से ये कोशिश की जानी चाहिए कि जो सोसाइटी का हर पर्सन है उसको एक क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ लॉ, किसकी ड्यूटी है, जो भी मतलब एक गवर्नमेंट को लेकर के गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो करप्शन का लेवल है वो भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर आर्टिकल है किसान जो प्रोटेस्ट चल रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसको लेकर के अभी जो फार्मर्स है उन्होंने पहले डिसीजन ये ले रखा था कि 29 नवंबर को वो एक ट्रैक्टर रैली मार्च निकालेंगे जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन स्टार्ट होगा। हालांकि अभी उन्होंने इस प्लान को रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है। उन्होंने बोला कि जैसे ही पार्लियामेंट में कुछ डिसीजन होता है, अगर गवर्नमेंट जो भी उन्होंने वादे किए उनको कंप्लीट नहीं करती है तो हम ये जो भी प्रोसीजर है उसको रेगुलर करेंगे, मतलब हम उसको रिव्यू करेंगे 4 दिसंबर को और 4 दिसंबर तक हम देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अब जो फार्मर्स हैं उनके कुछ और भी ऐसे मांगे हैं, जैसे कि डिमांड है। एक तो उन्होंने बात की है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो उनको दिया जाए। दूसरी बात उन्होंने की है कि स्टबल बर्निंग को लेकर के जब आप फार्मर्स को उनके ऊपर कोई केस चलता है तो उसको डिक्रिमिनलाइज्ड करो स्टबल बर्निंग को। इसके अलावा बहुत सारी अगर उनकी और अदर डिमांड्स अगर हम देखें, जिसमें ये भी बोला गया है कि जिन लोगों की डेथ हो गई है इस समय इस एजिटेशन के दौरान उनको कंपनसेशन दिया जाए। इसके अलावा बहुत सारे फार्मर्स जो हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ केसेस लगे हुए हैं, उनको भी रिमूव करने की बात की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हरियाणा स्टेट को लेकर के, हरियाणा स्टेट में एक लॉ पास होता है कि हरियाणा में 30,000 पर मंथ से कम वाली सैलरी जो भी जॉब है उसमें 75% तक जो जॉब्स हैं वो लोकल्स को दी जाए। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने कंसर्न क्रिएट किया है कि इस तरीके से जो भी हमें स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है अगर वो अवेलेबल नहीं है फिर तो ये 75% का जो कोटा है जॉब्स में वो अवेल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो जिन स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत है, ज़रूरी थोड़ा है कि वो आपके लोकल्स में वहाँ पर प्रेजेंट है। या तो आप पहले सभी लोकल्स को वहाँ पर जिस तरीके की इंडस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग पहले स्किल्ड कीजिए और फिर इस तरीके की जॉब्स को अगर आप प्रेफर करते हो तो उन लोगों को उसमें एंट्री दी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर कोविड के नए वेरिएंट को लेकर के है। साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है और ये माना जा रहा है कि अगर कंपैरिजन करें पहले जो वेरिएंट आए हैं कोविड के उनसे, तो इसमें जो स्प्रेडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा जल्दी है। मतलब पहले जो कोविड के वेरिएंट्स 1 मंथ में स्प्रेड हो रहे थे उतना ये 10 डेज में ही स्प्रेड हो रहा है। तो इसी को लेकर के इंडिया ने अपनी जो भी गाइडलाइंस है, जो भी इंटरनेशनल ट्रेवल्स रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उनको दोबारा से रिव्यू करने की बात की है कि सब कुछ जो है वो हमें
अभी प्रेजेंट टाइम में ग्लोबली लेवल पर क्या क्या इंसिडेंट चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग हमारी जो भी गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बिल्कुल बोल दिया है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और सभी कंट्रीज को अपनी जो सेफ्टी है उसको अपने अकॉर्डिंग ध्यान में रख करके चलना है। WHO ने तो ये भी बोल दिया है कि सर्विलेंस को इन्हेंस करने की जरूरत है ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको रोका जा सके वहीं की वहीं पर, और सभी जो कंट्रीज़ हैं वो एक तरीके से मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल जो हो रहा है उसमें सभी कंट्रीज जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेटेड इंफॉर्मेशन अदर कंट्रीज़ के साथ में शेयर करते रहें। और इन सब से क्या होगा कि जो न्यू वेरिएंट देखने को मिला है उसको हम वहीं पर हाल्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 2 से, दिल्ली सरकार के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं और उसमें एक इनिशिएटिव ये है कि वो अपने 11th और 12th के जो चिल्ड्रन हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं। अब इसमें उन्होंने क्या किया था कि पहले कुछ पैसे दिए गए थे, बच्चों से कुछ आइडिया मांगे गए थे। बहुत सारे बच्चों ने अपने आइडियाज़ भी किए रखे हैं। उन आइडियाज़ में से जो बेस्ट आइडियाज़ हैं उनको चूज़ किया गया है और अब उनको टीवी के थ्रू जो चिल्ड्रन हैं वो अपने बिजनेस आइडियाज़ रखेंगे और उन बिजनेस आइडियाज़ के लिए जो मनी गेन है एक तरीके से मतलब स्टार्टअप में आपको मनी की ज़रूरत है और उस मनी को आप अपने आइडिया दे करके लोगों से उसमें इन्वेस्ट करवाओगे। तो बेहतरीन इनिशिएटिव है। मतलब स्कूलिंग टाइम से एक तरीके से एक अल्टरनेट, पहले हमारे क्या होता था कि ट्रेडिशन एजुकेशन में हमें जो बुक्स हैं वो पढ़ाई जाती थी, लेकिन एक तरीके का यहाँ पर अल्टरनेट देखने को मिल रहा है और इसके जो रिजल्ट है वो आने वाले टाइम में बहुत ही शानदार आएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 9 से, यहाँ पर जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर एक केस सॉल्व करने की कोशिश की गई और ये जो केस हैं वो प्रेजेंट टाइम में कोविड के दौरान जब पेंडेमिक चला और पेंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो लोगों की जो जॉब चली गई, लोगों के पास में इकोनॉमिक जो सिचुएशंस है वो इस तरीके की क्रिएट हुई कि बहुत सारे तरीके की साइबर बेस्ड जो क्राइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुए और इसी को लेकर के 20 कंट्रीज़ की जो फोर्सेज हैं, 20 कंट्रीज़ की जो भी स्पेशल ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिल करके क्राइम को, जो भी फाइनेंशियल क्राइम चल रहे थे ऑनलाइन, उन ठगी को रोकने के लिए कोशिश की और इसमें 1000 प्लस जो पर्सन्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और $27 मिलियन जो है वो इलिसिट फंड से, मतलब इतना पैसा उन लोगों ने लूट लिया था अदर लोगों से। तो इस तरीके के जो साइबर एनेबल्ड फाइनेंशियल क्राइम है उनको क्रैक डाउन करने की कोशिश की है। ये जो ऑपरेशन है इसका कोड नेम था हैची सेकंड और इसको 4 मंथ्स में कंडक्ट किया गया है जिसमें इंडिया भी इसका एक पार्टिसिपेंट था। इंडिया वाज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर रिलेशंस हैं उनके बारे में बात की गई है कि टेबल पर जो हम बात करते हैं उसको फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की बात की जा रही है। मतलब फील्ड लेवल से जो हम सीखते हैं उसको टेबल पर लाने की बात की जा रही है और टेबल पे जो डिस्कशन होता है उसको फील्ड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारी कोशिश इस तरीके की हमने कल भी देखा था कि जो चाइना है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि बॉर्डर लेवल पर ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो डिप्लॉय हो सके, वहाँ पर विलेज बसाने के नाम पर वो अपनी आर्मी की जो भी वेपन्स हैं उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया जो है वो भी अपनी तरफ से जो टैक्टिक्स है उनको अपना रहा है कि यहाँ पर जो भी हमारी आर्मीज़ हैं उनको तिब्बतन जो लैंग्वेज हैं वो फॉलो अप होनी चाहिए, उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वहाँ के लोगों की जो भी कल्चर है, जो भी ट्रेडिशन है, तभी ईजीली देखो जब कल्चर नेगोशिएशंस और बहुत सारी ट्रेडिशंस को लेकर के आपके जो रिलेशंस बनते हैं वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट होते हैं और उसके बाद में जो रिजल्ट आते हैं, फाइनल रिजल्ट आएगा हमारी जो बॉर्डर इश्यूज है उनको सोल्व करने में, वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होंगे। यहाँ पर ये बताया गया है कि मई 2020 से हमारे यहाँ पर मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स होती है ग्राउंड लेवल पर जाकर के, जिसमें अभी तक 13 राउंड्स कमांडर लेवल की टॉक्स हो चुकी हैं कि जो भी ईस्टर्न लद्दाख में जो भी इशू हैं उनको रिजोल्व कर लिया जाए। अब यहाँ पर बहुत सारे हमारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स, जिसमें दोनों जो कंट्रीज़ हैं एवरी ईयर एट बुमला ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, ठीक है, 9 हमारे यहाँ पर बॉर्डर पर्सनल मीटिंग्स हैं जिनके ऊपर डिस्कशन होता है, जिनमें से 5 जो पॉइंट्स हैं वो तो इंडिया साइड पर हैं और 4 जो हैं वो चाइनीज़ साइड पर हैं। अब यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया साइड पर 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को, 14 अप्रैल को बैसाखी वाले दिन, 30 मई को मार्क द डे व्हेन द BPM बिगेन एट बुमला इन 1990,
और अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे एंड ऑन दीपावली। इस तरीके से 5 टाइम ये मीटिंग होती है। और चाइनीज़ टाइम अगर हम देखें, चाइनीज़ की साइड 1 जनवरी को न्यू ईयर वाले दिन, 1 अगस्त को जब पीपल्स लिबरेशन आर्मी का रेजिंग डे है, और 1 अक्टूबर को कंसाइडिंग विद द डे चाइना डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस इन 1949 एंड October 30 व्हेन द बीपीएम्स स्टार्टेड ऑन चाइनीज साइड इन 1991। तो इस तरीके से ये जो अलग अलग डे डिसाइड कर रखे हैं, इसमें मीटिंग्स होती हैं। फ्लैक्स मीटिंग्स आर हेल्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बिटवीन द बोथ साइड। और इसके अलावा जब भी ज़रूरत होती है तब भी मीटिंग हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर ज़रूरत है और सिर्फ इन डेट का ही वेट करेंगे। ओके, तो देखो, अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर सकती है। जो मिलिट्री वेपन्स है जिनके ऊपर अपनी जो इकोनॉमिक्स का बहुत सारा मनी वहाँ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, आर्मी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, उसकी जगह जो अदर पोर्शंस है वहाँ पर फोकस किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, यहाँ पर इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के डिस्कशन की बात की जा रही थी। तो इसमें बोला जा रहा है कि हो सकता है कि इसको एक्सटेंड कर दिया जाए जनवरी 2022 तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, कोविड को लेकर के मेजर इश्यूज हैं, और इसमें सभी जो तरीके से अगर हम देखें तो WHO ने अपनी तरफ से बोल दिया है कि सभी जो कंट्रीज़ हैं उनको अपना सर्विलेंस बढ़ा देना चाहिए। मतलब जो भी टेस्टिंग की जो रेट है उसको इंक्रीज़ कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाओ। अगर ऐसे लोग बाहर से आते हैं तो उनको रिस्ट्रिक्शंस लगाओ वहाँ पर आपकी अगर भी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग हो रही है, क्योंकि इस तरीके से अगर वेरिएंट की वजह से ग्लोबली लेवल पर दोबारा से अगर लॉकडाउन लगता है तो ये मेजर इशू सामने आएगा। यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के कुछ डाटा है, और इसमें ये बोला गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर 2 डिलीवरी होती है तो उसमें 1 डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन के थ्रू होती है। मतलब बाई ऑपरेशन बच्चे को जन्म वहाँ पर दिया जाता है। इसका मेजर रीज़न ये है कि बहुत सारे जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इकोनॉमी मनी के ऊपर बेस्ड होने लग गए हैं, जिसकी वजह से ये जो सी सेक्शन डिलीवरी है वो इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेज नंबर 12, फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो है वो तो सबसे पहले श्रीलंका हमारा नेबर कंट्री है, उसमें जो नॉर्थ और ईस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर जाफना है, और जाफना में जो तमिल लोग हैं वो मेजोरिटी में रहते हैं। तो उन लोगों ने ब्लेम किया है कि हमारी जो लैंड है वो गवर्नमेंट ने ले ली है, कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लाने के लिए इनकी ज़मीन को ले लिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी ज़मीन उनको वापस दी जाए ताकि उनके जो भी राइट्स हैं, लैंड राइट्स हैं, वो सिक्योर हो सकें। यहाँ पर आर्टिकल है चाइनीज़ आर्मी को लेकर के, ताइवान स्टेट। अभी हमने देखा था कि यूएस की जो शिप है उसने ताइवान स्टेट को पार कर लिया, जिसकी वजह से जो चाइना है वो क्लेम करता है ताइवान के ऊपर अपना। यहाँ पर आप मैप देखिए, ये चाइना है, मेनलैंड चाइना, और ये है ताइवान। इस ताइवान स्टेट के पास में जो चाइना है वो अपनी आर्मी कंडक्ट ड्रिल्स यहाँ पर कंडक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, म्यांमार और चाइना के बीच में, म्यांमार और चाइना, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश, हमारा नेबर कंट्री, जिस प्रेजेंट टाइम में अगर वहाँ पर देखें तो आर्मी का रूल वहाँ पर लगा हुआ है। जो डेमोक्रेसी की तरफ म्यांमार जो बढ़ रहा था उसको एक तरीके से हाल्ट करने की कोशिश की गई है। चाइना और म्यांमार के बीच में जो क्रॉसिंग्स है वो कुछ समय से बंद थी, उसका मेजर रीजन कोविड-19 पेंडेमिक था। अब दोबारा से यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया से जो ट्रेडिंग होती थी वो दोबारा से उसको कंटिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेज नंबर 14 से FAQ। इस पेज पर 3-4 आर्टिकल हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो फर्स्ट आर्टिकल है वो EWS क्राइटेरिया को लेकर के है। अभी प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के डिस्कशन चल रहा है। 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अलाउ किया था कि 10% रिजर्वेशन दिया जाए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, और इसमें 1 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि भैया आपने क्राइटेरिया डिसाइड किया कि 8 लाख से ज़्यादा जिन लोगों की इनकम ना हो पर ईयर, जिन फैमिली की, उन लोगों को EWS जो सर्टिफिकेट है वो दिया जाएगा। इसके अलावा पहले से उन्होंने कोई रिजर्वेशन अपने आप में अवेल नहीं कर रखा हो तो उन लोगों को दे दिया जाएगा EWS कैटेगरीज, EWS सर्टिफिकेट। अब प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्या है, ये जो EWS रिजर्वेशन दिया गया इसमें हमारे आर्टिकल 15 में जो क्लोज 6 है उसमें चेंज किया गया और उसमें इंट्रोड्यूस किया गया कि EWS जो सिटीजन्स हैं उनको
अपनी स्टडी के लिए क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आ गए, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, वेदर एडेड और अनएडेड। लेकिन जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उनमें एक्सक्लूड उनको किया गया है। इसके अलावा 16 जो आर्टिकल है उसका क्लोज 6 में भी ऐड किया गया कि एम्प्लॉयमेंट में भी आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। अच्छी बात है, जो भी लोग बैकवर्ड हैं उनको अपग्रेड करने की बात की जा रही है। अब 27% हमारे यहाँ पर ओबीसी जो क्राइटेरिया है उसमें दिया गया है, क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर उसमें डिसीजन लिया गया है। उसमें ये बोला गया है कि देखो क्रिमिलियर और नॉन क्रिमिलियर की अगर हम बात करें उसमें भी सेम डाटा है कि 8 लाख आपकी पर ईयर से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए। अब इश्यू ये उठता है कि देखो यहाँ पर हमने जो दिया है, यहाँ पर हमने जो ओबीसी में जो हमने बैकवर्ड क्लासेज मतलब सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है वो आते हैं ईडब्ल्यूएस में। और इसके अलावा जो बैकवर्ड क्लासेज है मतलब जिनके पास में मनी की भी कमी है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो किसके पास, वो वहाँ पर आई हैं। देखो जनरल जो कैटेगरी है उसमें से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनको तो हमने क्या दिया है, ईडब्ल्यूएस कोटा, मतलब वो एजुकेशनली वो लोग बैकवर्ड नहीं है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। तो आपने सेम क्राइटेरिया कैसे रख दिया जो आपने ओबीसी के लिए रखा था। क्राइटेरिया जो है वो डिफरेंट होने चाहिए थे ना, ठीक है। वहाँ पर जो है ओबीसी में अगर हम बात करें तो वो लोग बहुत जगह से पिछड़े हुए हैं, वो सोशली भी पिछड़े हुए हैं, एजुकेशनली भी पिछड़े हुए लोग हैं। तो उनमें आपने डिसीजन कैसे ले लिया, मतलब दोनों में सेम क्राइटेरिया कैसे इंप्लीमेंट कर दिया, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है सेंट्रल गवर्नमेंट से। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन किया गया है कि आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज और जो रूरल एरियाज है उसमें भी डिफ्रेंशिएट नहीं किया, दोनों जगह आप सेम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो। शहरों में रहने वाला जो पर्सन है उसके लिए 8 लाख जो है वो बहुत कम है, जो लेकिन रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए 8 लाख जो है वो बहुत ज़्यादा है। इससे क्या हुआ है कि जो रियल पर्सन है जिनको कोटा मिलना चाहिए था, जिनको ये जो आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है, वो उन लोगों तक अवेल ही नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग जो हैं वो ईडब्ल्यूएस कोटा में शामिल हुए हैं और उसकी वजह से सभी लोगों को जो एक बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा है कि भाई आप अपने क्राइटेरिया को तो चेंज करो, आपका जो भी बात है वो आप क्लियर कट यहाँ पर रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एमएसपी को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, फार्मर्स से मांग कर रहे थे कि भाई फार्म लॉज को रिपील कर दो, कर दिया गया। बोल रहे थे साथ में कि एमएसपी हमें दो, एमएसपी दे रही है सरकार प्रेजेंट टाइम में। 23 जो क्रॉप्स हैं उनके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इशू क्या है, अब ये जो एमएसपी कैसे दिया जाता है, एमएसपी जो है वो बेस्ड ऑन ए फॉर्मूला ऑफ 1.5 टाइम्स प्रोडक्शन कॉस्ट, मतलब आपको क्रॉप उगाने में जितना खर्चा आया, जिसमें आप सब कुछ इंक्लूड कर सकते हो, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फ्यूल, इरिगेशन, हायर्ड वर्कर्स, लीज्ड इन लैंड, ये सब कुछ, और इसके अलावा एज वेल एज इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर, ये सब कुछ इंक्लूड करके आपका जितना खर्चा आया उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैसा देने की गवर्नमेंट आपको कोशिश कर रही है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में प्रॉब्लम क्या है, गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम लोगों से, स्पेशली अगर हम देखें हरियाणा और जो पंजाब है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, वहीं पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, क्योंकि गवर्नमेंट को जितना ग्रेन्स खरीदना होता है उतना ही तो गवर्नमेंट खरीदेगी ना। अब बचे हुए फार्मर्स क्या करेंगे, उनसे जो प्राइवेट जो भी बिजनेसमैन है वो उनसे अपने ग्रेन्स को लेते हैं, उनके प्रोडक्शन को लेते हैं और वो मन मर्जी के अकॉर्डिंग उनको पैसा देते हैं। मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मान लो गेहूं के लिए 2000 रुपये पर क्विंटल डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो खरीदेंगे कितने में, जो मिडिल मैन है वो खरीदेंगे 1600 में, मतलब 1600 में उनसे खरीदेंगे और गवर्नमेंट को जाके बेच देंगे 2000 में। ये मेजर इशू है। तो इसके लिए गवर्नमेंट से मांग की जा रही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस खरीदो हम सभी लोगों से। अगर प्राइवेट जो लैंडर्स हैं, प्राइवेट जो मिडिल मैन हैं, अगर वो नहीं खरीद पाते हैं तो आप इन सबको खरीदो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, जो रियल फार्मर्स हैं,
जो रियल फार्मर्स हैं, क्योंकि एमएसपी के बारे में देखो नहीं तो सभी लोगों को अवेयर हैं। जो लोग अवेयर हैं मतलब वो एजुकेटेड हैं, और एजुकेटेड पर्सन अगर ये कर रहा है तो उसके पास में मतलब मनी की ज़्यादा कमी नहीं होगी। जो रियल में जो फार्मर्स हैं जिनको पता ही नहीं है, उन सभी को अगर आपको बेनिफिट देना है तो गवर्नमेंट को इस तरीके का इनिशिएटिव लेकर के आना होगा कि या तो हम जो भी टर्म, जो भी मनी, जो भी प्राइस डिसाइड करते हैं उसी के अकॉर्डिंग सभी के जो ग्रेन्स हैं, जो प्रोडक्शन है, फार्म प्रोडक्शन, उसको खरीदा जाए। शांता कुमार कमेटी आई थी 2015 में। उन्होंने ये बोला था कि ओनली 6% जितनी भी फार्मिंग प्रोडक्शन होता है उसमें से ओनली 6% वीट और राइस जो है वो गवर्नमेंट एमएसपी रेट पर खरीदा जाता है। अब बचा हुआ क्या होता है? बचा हुआ तो प्राइवेट लोग ही खरीदेंगे। प्राइवेट पीपल जब इसको खरीदते हैं तो उसका जो रियली में जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। लास्ट में इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि देखो जो स्टेट हैं वो अपनी तरफ से भी ये कोशिश कर सकते हैं कि एमएसपी लगाई जाए, लेकिन हमने 2 ऐसे केसेस देखे। एक तो महाराष्ट्र का देखा जहाँ पर भी ऐसे इशू देखने को मिले कि लोगों ने, जो भी प्राइवेट पीपल हैं जो खरीद रहे थे प्रोडक्शन को, क्योंकि प्राइस इतना फिक्स किया गया कि उन लोगों ने खरीदने से ही मना कर दिया गया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको बहुत ही लो कॉस्ट पे सब कुछ अपना बेचना पड़ा। दूसरी यहाँ पर गन्ने की खरीद के लिए, शुगर केन की खरीद के लिए बात की जा रही थी, और शुगर केन की जो प्राइस है उसको क्या किया गया, हाई फिक्स किया गया, जिसकी वजह से लोगों ने बिल्कुल भी उसको नहीं खरीदा, और जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको पेमेंट्स नहीं मिल पाया। बहुत सारे टाइम तक उन सभी चीज़ों को संचय किया गया, इकट्ठा किया गया, अक्यूमुलेशन किया गया, लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो ज़्यादा अच्छा देखने को नहीं मिला। तो इस तरीके का इनिशिएटिव हो जिसमें जो फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के है। जो कमेटी बनी थी जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी 2019 में बनी थी, और उसने अब अपनी रिपोर्ट सबमिट की है। तो इसमें कुछ चीज़ों को लेकर के परेशानी है। 2017 में पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया जो केस है उसमें फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था प्राइवेसी को। इसके बाद में जो भी यहाँ पर देखो लास्ट में BN श्री कृष्णा एक कमेटी है, उसकी कुछ बातें जो उन्होंने रखी थी उसमें भी ये जो डाटा प्रोटेक्शन बिल रखा गया है उसमें कुछ चीज़ों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। जेपीसी ने, ये जो कमेटी बनी, उन्होंने कुछ चीज़ों को अनटच्ड रखा है, जैसे कि सेक्शन 35 जो है उसमें ज़्यादा कुछ फोकस नहीं किया गया है। इसमें बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है उसके पास पावर है जिसमें वो पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेंटी, प्राइम फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इसके आधार पर किसी भी जो डाटा है, कोई भी जो डाटा है उसको अवेल कर सकती है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो सेक्शन 12 की यहाँ पर बात की गई है, उसको भी जेपीसी जो कमेटी है उसने अनटच्ड रखा है। मतलब जो पर्सनल डाटा है उसमें आप विदाउट कंसेंट के भी जो स्टेट है उसकी इतनी एबिलिटी है कि वो उसको प्रोसेस में ला सकता है। इसके अलावा जो डाटा लोकलाइजेशन है उसके ऊपर भी ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। बिल में एक रिक्वायर्ड था कि जो भी यूज़र डाटा, जो भी यूज़ करे डाटा को, उसकी गारंटी होनी चाहिए कि उसने हमारे यहाँ पर एक कॉपी यहाँ पर रखी है कि इन डाटा को हमने यूज़ किया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है। क्रिटिक्स ने तो ये बोला है कि ये अननेसेसरी है और ये जो चीज़ें हैं वो सर्विलेंस के आधार पर की जानी चाहिए। सोशल मीडिया को लेकर के बोला है कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी इंटरमीडियरीज के रूप में माना जा रहा था सोशल मीडिया को, कि यहाँ पर जो भी कंटेंट पब्लिश होता है वो इंटरमीडियरीज के रूप में, क्योंकि कोई पब्लिश करता है और लोगों तक पहुँचता है, वो तो सिर्फ प्लेटफॉर्म देते हैं। लेकिन इस कमेटी ने ये बोला है कि भाई उनको पब्लिशर के रूप में ट्रीट करो, आप पब्लिशर के रूप में ट्रीट करोगे ना तभी ये लोग जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगे। और वो सारे बिग सोशल मीडियाज प्लेटफॉर्म्स जिनकी मेजर यहाँ पर कोई ऑफिस नहीं है इंडिया में, उनको इंडिया में अवेल करने से रोका जाए, ताकि जब यहाँ पर मेजर ऑफिस उनकी यहाँ पर इंडिया में एस्टेब्लिश होगी तभी जा कर के उनके ऊपर आप क्या कर सकते हो, कुछ प्रेशर क्रिएट कर सकते हो, उनको एक तरीके से रिलायबिलिटी उनमें ला सकते हो। तो ये डाटा प्रोटेक्शन बिल है। अब देखते हैं कि किस तरीके का लॉ बनता है, ये जो चेंजेस करने की जो बात की जा रही है उसमें किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया और यूएस के रिलेशंस को लेकर के 4 साल से गैप आ रहा था यहाँ पर हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है उनको लेकर के। दोनों के दोनों जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने मार्केट अवेल करवाने की बात की है कि हमारे यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको यूएस में मार्केट अवेल करवाया जाए और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इंडिया अपने यहाँ पर मार्केट अवेल करवाएगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।